नमस्कार साथियों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि खासतौर बच्चों के माता पिता की अपने बच्चे के 10वीं के बाद कौन सा कोर्स सबसे बेहतर रहेगा, तो आपको राजस्थान के प्रसिद्ध काउंसलिंग मोटिवेटर नवोदयन रविंद्र शौराण का यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर आपको आपके बच्चे की काबिलियत और उसके आगे पढ़ने की इच्छा के अनुसार आपको सभी कोर्स समझाए जाएंगे। अभी आपका बच्चा 10वीं के अंदर पढ़ रहा है या फिर उसकी 10वीं पूरी हो चुकी है, तो आपके बच्चे को आगे कौन सी पढ़ाई करनी है, इसके बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। 10वीं के बाद जितने भी कोर्स मौजूद है, उन सभी कोर्स के बारे में यहाँ अच्छे से समझाया गया है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अभी पूरे देश में जितने भी बोर्ड हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो या तमाम स्टेट बोर्ड हो, उन सब के क्लास 10th और 12th के रिजल्ट आ चुके हैं। अब आज हम बात करेंगे जिन बच्चों ने इस साल क्लास 10th पास किया है। बच्चों, अब तक हमारी जो एजुकेशन थी 10th तक, वो एक सीधी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी। स्ट्रेट लाइन का मतलब कि वो बच्चा जिसने क्लास 1st में एडमिशन लिया, वो बच्चा क्लास 1st से लेके और क्लास 10th के एक स्ट्रेट लाइन में पढ़ा। उसको किसी प्रकार के सिलेबस के अलावा बाहर से कुछ सोचने और समझने की जरूरत नहीं थी। लेकिन 10th के बाद एक बच्चे के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जहां से बच्चे के सामने बहुत सारे ऑप्शन होते हैं स्ट्रीम सिलेक्शन के ऑप्शन, जिसमें बच्चे के सामने साइंस मैथ्स है, साइंस बायोलॉजी है, एग्रीकल्चर स्टडीज है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, वोकेशनल स्टडीज है। तमाम तरह के जो स्ट्रीम्स हैं, उनमें से एक सबसे अच्छे, खुद के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा, उसको सिलेक्ट करना होता है। अब वो सबसे अच्छा सिलेक्शन कैसा हो, क्यों हो, उसके लिए हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो स्ट्रीम कौन कौन सी है, कौन सी स्ट्रीम में जाने में क्या क्या ऑप्शन आगे फर्दर स्टडीज में, एंट्रेंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो आप जीवन में बनना चाहते हैं, उसमें आपके सामने ऑप्शंस कौन कौन से हो सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे स्ट्रीम्स में। आपका पीसीएम है, पीसीबी है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, एग्रीकल्चर है और वोकेशनल स्टडीज है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पीसीएम की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप जो है उसकी बात करेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप जो है, इसको नॉन मेडिकल ग्रुप भी कहा जाता है। जो बच्चा 11वीं 12वीं में पीसीएम ग्रुप रखता है, उस बच्चे के सामने सबसे पहला जो ऑप्शन होता है, वो बच्चा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम देके और इस देश के जो आईआईटीज और एनआईटीज हैं, उसमें बीटेक प्रोग्राम में एडमिशन ले। इसके अलावा वो बच्चा 12th पास करके नेवी और एयरफोर्स में जो आपकी ऑफिसर्स के लिए जो एडमिशन होता है, ऑफिसर्स के लिए जो एग्जाम होता है, एनडीए का एग्जाम, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम, उसमें वो बच्चा एनडीए का एग्जाम दे और वहां पे जाके डिफेंस में अफसर बने। उसके बाद वो बच्चा डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, कंप्यूटर साइंस है, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट में बीएससी करे। उसके लिए सीयूईटी का एग्जाम आजकल कंपलसरी हो गया, वो एग्जाम दे और देश के टॉप जो यूनिवर्सिटीज हैं वहां से बीएससी करे। या बच्चा आर्मी में टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है, जो मैथ्स का बच्चा उसमें जा सकता है ऑफिसर्स के रूप में, उसमें जाए। और इसके अलावा अग्निवीर, जो एयरफोर्स और नेवी या आर्मी की जो भर्ती होती है, जो कि अग्निवीर के नाम से, अग्निपथ एक योजना आई है, अग्निवीर के नाम से भर्ती होती है, और उसमें बच्चा जाके मैथ्स ग्रुप का बच्चा, और ये जो 5-6 ऑप्शन हमारे सामने हैं, इनमें बच्चा आगे जा सकता है। अगली अपन बात करते हैं बायोलॉजी के बच्चों के। तो बायोलॉजी के बच्चों के सामने जो ऑप्शंस हैं, डायरेक्ट ऑप्शंस, उसमें जो भी बच्चा बायोलॉजी लेता है, उसके मन में कहीं ना कहीं होता है कि मैं नीट का एग्जाम दूं, मैं एमबीबीएस डॉक्टर बनूं, या मैं बीडीएस डॉक्टर बनूं, बीएमएस डॉक्टर बनूं, बीएचएमएस, बीएनवाईएस नेचुरोपैथी एंड योगा और वेटनरी प्रकार के डॉक्टर्स बनूं। तो ये तमाम तरह के जो कोर्सेज हैं, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएनवाईएस और वेटनरी, ये डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है। नीट के एग्जाम के अलावा जो बायोलॉजी स्ट्रीम का बच्चा है, वो बीएससी नर्सिंग कर सकता है। बीएससी नर्सिंग में एम्स के लिए अलग से एग्जाम लगता है, एम्स बीएससी नर्सिंग का। एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज, ये एक अलग से भर्ती होती है। हालांकि इसका जो एग्जाम है वो नीट का एग्जाम ही है, इसी से इसकी काउंसलिंग होती है। और ये राजस्थान के बच्चों के लिए विशेष तौर पे आरयूएचएस
राजस्थान यूनिवर्सिटी फॉर हेल्थ साइंसेज अपना बीएससी नर्सिंग का अलग से एग्जाम लेती है। इसके अलावा बीएससी जो बच्चे करते हैं उनको वही सीयूईटी का एग्जाम देना होता है, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें बच्चा बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर स्टडीज, इस प्रकार के कोर्सेज में जाके वो बीएससी बच्चा कर सकता है। इसके अलावा फार्मेसी का एक ऑप्शन बच्चे के सामने हो सकता है, इंटीग्रेटेड बायो या लाइफ साइंस का ऑप्शन बच्चे के पास हो सकता है। तो ये इस प्रकार के कोर्सेज बायोलॉजी का बच्चा कर सकता है। उसके बाद अगली अपन बात करें तो कॉमर्स के बच्चों के लिए, कॉमर्स के बच्चे जो बच्चे 10th के बाद 11th में कॉमर्स लेते हैं, उन बच्चों का सपना होता है कि मैं सीए या सीएस, चार्टेड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी बनूं, उसके लिए वो सीए सीएस बनते हैं। इसके अलावा बच्चे नॉर्मली बीकॉम करते हैं, बीकॉम नहीं करते हैं वो बच्चे बीबीए और बीसीए करते हैं। और आजकल पिछले कुछ सालों से इस देश के जितने आईआईएम हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, उनमें से आईआईएम इंदौर, आईआईएम रोहतक, आईआईएम रांची, आईआईएम जम्मू, इन आईआईएम में बीबीए प्लस एमबीए के लिए एक इंटीग्रेटेड एग्जाम होता है, आईपीमेट, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। तो आईपीमेट का एग्जाम देके बच्चा बीबीए प्लस एमबीए में एडमिशन ले सकता है कॉमर्स का बच्चा। और क्लेट वैसे तो आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स सब स्ट्रीम के बच्चे देते हैं, लेकिन ज्यादा बच्चे कॉमर्स के होते हैं जो क्लेट का एग्जाम देते हैं, कॉमन लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये इस देश के जो एनएलयूज हैं, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं, उनमें बच्चा बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के लिए या बीबीए एलएलबी के लिए एग्जाम देता है, क्लेट का एग्जाम, और बच्चा एनएलयू में जाके पढ़ता है। कॉमर्स के बच्चों के सामने ये ऑप्शंस हो सकते हैं। अगला जो है वो आर्ट्स के बच्चों के सामने डायरेक्ट अगर कोर्सेज की मैं बात करूं तो कोर्सेज में बच्चा बीए करता है। बीए के लिए आजकल इस देश में हायर एजुकेशन में अगर टॉप यूनिवर्सिटीज से बीए करना है तो उसके लिए सीयूईटी एग्जाम देना कंपलसरी हो गया है। तो वो बच्चा बीए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, योगा, जिस भी सब्जेक्ट में बीए करना चाहे तो उसको सीयूईटी देना है। और इसके अलावा पिछले 2 साल से ये एक बड़ा एग्जाम भी इस देश में आया है, बीए बीएड के लिए एक एग्जाम लगता है, एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये इस देश के जो आईआईटीज हैं, एनआईटीज हैं, सीयू हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और आरआईई, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, वहां पे बच्चा 4 ईयर बीए बीएड, जिसको आजकल आईटीईपी भी कहा जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये एग्जाम देता है और बच्चा ये कोर्स करता है। इसमें एक ध्यान रखने लायक बात यह है बेटा कि जो बच्चा इकोनॉमिक्स में आगे कैरियर बनाना चाहता है, उन बच्चों के लिए इस बात का कंपल्स है, वो बच्चे निश्चित रूप से कंपल्सरी रूप से अपने आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ मैथमेटिक्स जरूर रखें। आप मैथ्स रखेंगे तभी आप बीए इकोनॉमिक्स कर पाएंगे हायर एजुकेशन में, क्योंकि आजकल ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में, ज्यादातर कैंपस में ये कंपलसरी हो गया है कि जो बच्चा बीए इकोनॉमिक्स करेगा उसके पास +1 +2 11वीं 12वीं में मैथ्स का होना जरूरी है। मैथ्स आर्ट्स के साथ हो, साइंस के साथ हो या कॉमर्स के साथ हो, वो बच्चा जो है वो बीए इकोनॉमिक्स कर पाएगा। इस सब्जेक्ट के अलावा हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के अलावा भी सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, फिलोसॉफी है, योगा है, इस प्रकार के सब्जेक्ट्स में बच्चा जो है वो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन या उसके आगे की स्टडी कर सकता है। उसके बाद एग्रीकल्चर स्टडीज 11th में बच्चे के पास सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर, इनमें से फिजिक्स केमिस्ट्री 2 सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री बायोलॉजी 2 सब्जेक्ट हो और उसके साथ एजी जुड़ जाता है तो वो सब्जेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर बन जाता है। इसमें जो देश में टॉप एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर स्टडीज के लिए बच्चे का हायर एजुकेशन के लिए, उसमें आईसीआर का एग्जाम है, जो आजकल सीयूईटी के थ्रू आईसीआर में एडमिशन होने लग गया है। आईसीआर के इस देश में 74 कैंपस आईसीआर के और 113 कैंपस जो स्टेट के मिला के, और इतने सारे सेंटर्स के लिए आईसीआर का एग्जाम होता है। फिर जेट, राजस्थान के बच्चों को, जो राजस्थान के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनमें एडमिशन के लिए जेट का एग्जाम लगता है, ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट। ये टेस्ट जो है उसमें विशेष तौर पे मैं बात करूं, राजस्थान के जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्रीकल्चर स्टडीज ले रखा है, उन बच्चों के लिए थोड़ी सी नुकसान की बात यह है कि राजस्थान का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो बायोलॉजी है वो एग्री बायो है, जो केमिस्ट्री है वो एग्री केमिस्ट्री है, और एक एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट हैं,
तो वो बच्चे आईसीआर में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आईसीआर में जो सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं वो प्रॉपर बायोलॉजी और प्रॉपर केमिस्ट्री के पूछे जाते हैं जो एनसीईआरटी है। तो इसमें थोड़ा सा कमजोर सिलेबस राजस्थान बोर्ड में 11th 12th का होता है, तो उन बच्चों के लिए जेट का एक एग्जाम है जिसके थ्रू बच्चा राजस्थान के किसी भी एग्रीकल्चर कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर, बीटेक एग्रीकल्चर, बीएससी और बीटेक हॉर्टिकल्चर, डेयरी टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, इनमें बीएससी और बीटेक के कोर्सेज बच्चा करता है आईसीआर और जेट से। उसके बाद है सीयूईटी बीएचयू। सीयूईटी जो है उस सीयूईटी के अंडर जो एग्रीकल्चर के कोर्सेज हैं उसमें बीएचयू एक सबसे बड़ा कॉलेज है। बीएचयू के अलावा विश्व भारती, विश्व भारती के बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ बिहार और उसके बाद गांधी रूरल इंस्टीट्यूट, ये कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट हैं जहां से बच्चे का बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन होता है सीयूईटी के टेस्ट के थ्रू। इसके अलावा चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के लिए भी एग्रीकल्चर के बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर और जो डिफरेंट कोर्सेज मैंने अभी बता के गया उन कोर्सेज में बच्चे का एडमिशन एग्रीकल्चर के थ्रू होता है। उसके बाद अपन बात करें वोकेशनल स्टडीज में, तो वोकेशनल स्टडीज में होटल मैनेजमेंट का कोर्स है, डिजाइनिंग का कोर्स है, रिटेल मैनेजमेंट का कोर्स है, फैशन स्टडीज का है, ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट का है, जिसमें बच्चे +1 +2 का आपका कोर्स करते हैं, +1 +2 पास करते हैं और उसके बाद सीयूईटी है, निफ्ट है, निड है और निफ्ट है, ये एग्जाम देके और इस देश के जो डिफरेंट जो टॉप कैंपस हैं इस देश के उनमें इन एग्जाम्स के थ्रू बच्चे का वोकेशनल स्टडीज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन होता है। अब बच्चों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि बच्चा जब 10वीं के बाद स्ट्रीम का सिलेक्शन करे, ये जो अभी इससे पहले जो स्लाइड में अपन ने जो बताया कि मैथ्स है, बायो है, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, वोकेशनल स्टडीज है, ये सारी चीजें आपको गूगल पे मिल जाती है, स्कूल आपको बता देता है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चा 10th के बाद स्ट्रीम का सिलेक्शन करे तो किन बातों का ध्यान सबसे ज्यादा रखे। तो सबसे पहले तो बच्चे की रुचि जो वो किस सब्जेक्ट में है, बच्चा किस सब्जेक्ट को सबसे ज्यादा रुचि के साथ, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ पढ़ता है, अगर वो सब्जेक्ट बच्चे को अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में मिले तो डेफिनेटली वो बच्चा अपने कैरियर में बहुत ऊंचे आयाम स्थापित करेगा। दूसरा, बच्चे का स्कोर किस विषय में अच्छा है। कभी कभी ये होता है कि बच्चे का इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है लेकिन स्कोर वो लगातार सोशल स्टडीज में अच्छा कर रहा है, बच्चे का इंटरेस्ट साइंस में है लेकिन वो बच्चा इंग्लिश में स्कोर बहुत अच्छे लेके आ रहा है, तो ये बात भी देखनी जरूरी होती है कि बच्चा स्कोर कौन से सब्जेक्ट में लगातार अच्छा कर रहा है। उसके बाद कि जो उस बच्चे का फेवरेट सब्जेक्ट है उस फेवरेट सब्जेक्ट में इस पूरी दुनिया में और इस देश में दोनों जगह पूरी धरती पे सबसे अच्छे संस्थान कौन से हैं हायर स्टडीज के, वो बच्चा जब ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, पीएचडी करेगा, रिसर्च करेगा, तब उस बच्चे के सामने इस देश और दुनिया में अच्छे संस्थान कौन से हैं, टॉप संस्थान कौन से हैं, वहां पे एडमिशन का प्रोसेस क्या है, वहां का फीस स्ट्रक्चर क्या है, वहां पढ़ेंगे तो टाइम कितना लगेगा, ये बातें भी बच्चों को और बच्चों के पेरेंट्स को ध्यान रखना जरूरी होता है। उसके बाद जो फेवरेट सब्जेक्ट है, बच्चे का पसंदीदा सब्जेक्ट है, रुचि का जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में इस देश के साथ साथ पूरी दुनिया में, पूरे ग्लोब पे उस सब्जेक्ट की डिमांड क्या है, जितनी डिमांड होगी, जैसी डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग अगर हम सब्जेक्ट लेंगे तो हमें जब हमारी एजुकेशन पूरी हो जाएगी, एकेडमिक एजुकेशन पूरी हो जाएगी, तब हमें रोजगार के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर अच्छा सब्जेक्ट होगा, फेवरेट सब्जेक्ट होगा, ग्लोबल डिमांड अगर उस सब्जेक्ट की होगी तो नो डाउट हम उसमें बहुत अच्छा कर पाएंगे। अगला है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट में, जो भी सब्जेक्ट है, मान लो आपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है तो उस सब्जेक्ट में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं और वो कोर्स करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। एलिजिबिलिटी का मतलब जैसे बच्चा बीए इकोनॉमिक्स करना चाहता है, अभी अपन बात करके गए जिसकी, तो बीए इकोनॉमिक्स करने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। मिनिमम एलिजिबिलिटी बीए है लेकिन उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी +2 में मैथ्स चाहिए। तो इस प्रकार से उस सब्जेक्ट की मिनिमम एलिजिबिलिटी भी हम देखें। तो ये चीजें हम देखें कैसे, ये चीजें हम देखें क्योंकि आजकल वो टाइम चला गया है, आजकल के इस कॉम्पिटिटिव दौर में हर बच्चा जो है वो एक एक सेकंड में अपने कंप्यूटर से आगे या पीछे होता चला जाता है। तो उस दौर में हम अपने बच्चे का साइकोमेट्रिक टेस्ट करवाएं, उस बच्चे को कैरियर काउंसलर के पास ले जाके उसकी कैरियर काउंसलिंग करवाएं, उसके इंटरेस्ट को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी वीकनेस को जाने और उसके बाद हम उस बच्चे को एक स्ट्रीम
जो सिलेक्शन में उसकी मदद करें, उस स्ट्रीम बच्चे को दिलवाएं, ताकि वो बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करने के बाद जॉब के लिए जो है वो बहुत ज्यादा परेशान नहीं रहे। टीम आयाम मंडे टू संडे 7 पूरे वीक में 7 डेज जो है वो सुबह 7 बजे से लेके और रात को 9 बजे तक बच्चों के कैरियर काउंसलिंग, बच्चों के साइकोमेट्रिक टेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स की ग्लोबल डिमांड और पूरी की पूरी कैरियर काउंसलिंग करने के लिए तैयार है, तत्पर है। जो भी बच्चा अपनी कैरियर काउंसलिंग करवाना चाहता है वो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ 7 दिन जब भी उसका मन करे, जब भी उसके पास टाइम हो, फोन करके और संस्थान में पधारे और अपना साइकोमेट्रिक टेस्ट करवा के और अपनी स्ट्रीम सिलेक्शन करके अपने सपनों को पूरा करे। धन्यवाद।